Good afternoon. My name is Harshit Omar and I'm a scholar of South Asia Foundation. I'm also working with Government of India in terms of Raisina Dialogue and several other summits also. So today I'm going to discuss regarding the political science. Okay. So political science क्यों हर साल इतने ज़्यादा यूपीएससी के बच्चे लेते हैं, उसके क्या लाभ हैं, कैसे ये आपको हेल्प कर सकता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और पॉलिटिकल साइंस हमें किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि एक पॉसिबल टाइम में हम इसे कंप्लीट कर सकें. ओके, सो पॉलिटिकल साइंस. ओके, जैसा कि आपको पता है इस सब्जेक्ट को लेते हुए बहुत सारे मिथ भी हैं कि काफ़ी लेंदी सिलेबस है, काफ़ी डायनेमिक है. तो मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, पूरी यूपीएससी ही डायनेमिक है. ओके, इसीलिए जो ये पॉलिटिकल साइंस है, अगर आप इसमें देखें कि इस वर्ड में भी साइंस है तो इसके पीछे भी पॉलिटिक्स छिपी हुई है. ओके, जैसे कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस में साइंस क्यों है. ओके, सो वो हमें पता चलेगा जब हम इसे पढ़ना शुरू करेंगे. ठीक है, सो पॉलिटिक्स इन सब चीजों में है. जैसे कि साइंस हमें बताता है आर्ट के बारे में एंड पॉलिटिक्स क्या है, क्राफ्ट. ओके, सो पॉलिटिकल साइंस क्या हो गया, स्टेट क्राफ्ट. ओके, स्टेट क्राफ्ट. और अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं तो अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें, ओके, और इसका अगर वेटेज देखें तो मोर देन 60% ऑफ यूपीएससी मेंस एस्पिरेंट्स हर साल इस सब्जेक्ट को लेते हैं. ओके, क्योंकि इस सब्जेक्ट को लेने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. आपका टाइम रिवीजन का बच जाता है. ओके, इट विल सेव योर टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, और पॉलिटिकल साइंस जब हम शुरू करेंगे, क्लास करेंगे, तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे डीमेरिट्स भी होते हैं इस क्लास में. जैसे कि बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ने के बाद उस चीज में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि वो अपने आप को एक्टिविस्ट समझने लगते हैं. ओके, दूसरा, कुछ लोग ऐसी फिलॉसफी में घुस जाएंगे जैसे उन्हें पीएचडी करनी हो. हमारा यहां पे मेन एम जो होता है पॉलिटिकल साइंस का, हाउ टू गेन मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स. हमें ना ही पीएचडी करनी है इस सब्जेक्ट में, ना ही हमें इस सब्जेक्ट में एक्टिविस्ट बनना है. हमें बस ये करना है कि हमारा यूपीएससी मेंस निकल जाए ताकि हमारा जो मार्क्स है वो 320 के लगभग बन जाए. ओके, क्योंकि यही आपको यूपीएससी में आगे लेके जाएगा. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में इसको हमें पढ़ना कैसे है. देखिए, मैं कभी भी इस सब्जेक्ट के लिए बुक्स रिफर नहीं करता हूं. ओके, नो नीड फॉर बुक्स, ओनली my class notes. Okay, another thing is your critical understanding. Okay, critical understanding क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस एक डिबेट है. ओके, अगर हम सब्जेक्ट की मेथोडोलॉजी को देखें तो पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट्स विद डायलेक्टिक्स. अब ये डायलेक्टिक्स क्या है? देखिए, पॉलिटिकल साइंस में डायलेक्टिक्स की जो शुरुआत की थी वो की थी सोक्रेटिस ने. ओके, सोक्रेटिस स्टार्टेड डायलेक्टिक्स एंड डायलेक्टिक्स मींस डिबेट्स. ओके, डायलेक्टिक मींस debates. See, in this political science syllabus, okay, one concept has several meanings, several analysis, several interpretations. It is not like that science that 2 + 2 = 4.
it must be 5 also, it must be 3 also, totally based on your understanding and interpretation. Okay, अब अगर हम बात करें कि हमें इसे पढ़ना कैसे, कि नोट्स ही काफी हैं। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, पहला तो क्लास नोट्स, दूसरी चीज आपके हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर। ओके, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये हमें बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस, कैसे हमें प्रेजेंट करना है। ओके, प्रेजेंटेशन फॉर यूपीएससी आंसर राइटिंग ऑप्शनल। ओके, सपोज अगर मैं प्लेटो पढ़ा रहा हूं तो आपने क्या करना है, प्लेटो से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं आप उन सबको नोट डाउन करें और उन्हें प्रैक्टिस करें। ओके, एंड हमेशा ध्यान रखिए कि राइटिंग, आंसर राइटिंग सेशन आप तभी कर सकते हो जब किसी चीज की आपके पास पूरी कंसेप्चुअल नॉलेज होगी। ओके, आंसर राइटिंग आपकी तभी होगी जब आपके पास एक कंसाइज अंडरस्टैंडिंग होगी टॉपिक की। तो अगर हम शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल साइंस की तो हमें शुरू से लेके आंसर राइटिंग पे फोकस नहीं करना है। पहले हमें एक लेवल तक अपनी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, उसके बाद हमें आंसर राइटिंग शुरू करनी है। ओके, एंड पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। ओके, तो मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग साइंस होता है, तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं इसे बेसिक से शुरू करूंगा। ओके, बस हमें ध्यान क्या रखना है, अभी तक आप जैसे साइंस पढ़ते हुए आए थे उस कंपैरिजन में पॉलिटिकल साइंस और ह्यूमैनिटीज जो है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग पे बिलीव करता है। ओके, और हमें अपने पढ़ने का तरीका, इन सब चीजों को भी चेंज करना होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है जहां पे हम 4-5 साल लगा दें, क्योंकि हमें 4-5 साल का सिलेबस जो है हमें 3 to 3.5 मंथ्स में कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो हमें मेन फोकस देना है कि क्लासरूम अंडरस्टैंडिंग, ओके, क्रिटिकल थिंकिंग, एंड देन आंसर राइटिंग। ओके, लास्ट आंसर राइटिंग। ओके, तो अब हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या चीज है और हमें कैसे ये हमारे लिए एडवांटेज है यूपीएससी के लिए, क्यों इतने सारे एस्पिरेंट हर साल पॉलिटिकल साइंस को लेते हैं। अगर हम बात करें सिलेबस की, पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की, ओके, तो सभी ऑप्शनल की तरह 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। ओके, पेपर फर्स्ट में क्या होता है कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करते हैं प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, सो पेपर फर्स्ट बात करता है हमसे, जिसमें 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ओके, सो सेक्शन फर्स्ट हमसे बात करता है अप्रोचेस टू पॉलिटिकल साइंस। ओके, कि अप्रोचेस क्या है, लाइक बिहेवियरल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फोकसेस ऑन ह्यूमन बिहेवियर, नियो बिहेवियरल अप्रोच। सो हम इस चीज में थ्योरीज पढ़ते हैं। ओके, और जिससे क्वेश्चंस भी बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर्स पेपर तो बहुत ही सिंपली हम देख सकते हैं कि पेपर बहुत ही सिंपल आता है। ठीक है, दूसरी चीज हम इसमें बात करते हैं अलग अलग थियरीज की, थियरीज रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, जस्टिस, राइट्स, इक्वालिटी। ओके, डेमोक्रेसी
में हम बात करेंगे अलग अलग थियरीज की। ओके, देन हम इसमें पढ़ेंगे एक अलग अप्रोच होता है स्टेट का, जिसमें हम बात करेंगे कैसे गवर्नमेंट सिस्टम एंशिएंट टाइम से अभी तक क्या क्या चेंजेस आए हैं। ओके, क्या क्या स्कॉलर्स ने व्यूज दिए हैं, कैसा स्टेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लिबरल स्टेट, ओके, मार्क्सिस्ट स्टेट, ओके। सो दीज थ्योरीज हम जो है स्टेट्स में पढ़ेंगे। दूसरी चीज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पे क्या स्कॉलर्स के व्यूज थे। ओके, देन डेमोक्रेसी 1648 ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के बाद कैसे चेंज हुआ, मॉडर्न स्टेट सिस्टम कैसे आया, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। देन जस्टिस, जस्टिस में हम देखेंगे जॉन रॉल्स, जॉन रॉल्स की थ्योरी जस्टिस पे, जस्टिस एज ए फेयरनेस। ओके, कैसे हमें हेल्प करती है पॉल साइंस में। ओके, देन राइट्स, बेसिकली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स। इसमें हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन चार्टर में आया 1948 में। ओके, कैसे इन सब राइट्स को कौन कौन से मूवमेंट्स थे जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट सामने आए। ओके, एंड लास्ट इज इक्वालिटी। एज यू नो, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों चीजें फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इस चीज में हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज कहां से आई हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ओके, देन और इसमें क्या है फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट पेपर में अलग अलग थिंकर्स हैं, थिंकर्स, वेस्टर्न थिंकर्स हम कह सकते हैं। ओके, लाइक मार्क्स, एंटोनियो ग्राम्स्की, ओके, देन लिबरल थिंकर्स, ओके, लिबरल थिंकर्स, मॉर्गेंथ्यू, ओके। सो ये सारे थिंकर्स हमें पढ़ने हैं इसमें। एंड लास्ट इसमें जो है टॉपिक वो है फर्स्ट पेपर में इंडियन पॉलिटिकल थॉट और इंडियन थिंकर्स। जब हम इंडियन थिंकर्स की बात कर रहे हैं मतलब कौटिल्य, ओके, जिसमें हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र, देन धर्मशास्त्र। ओके, सो ये सब चीजें गांधीज्म, ओके, अंबेडकर के थॉट्स, सर सैयद अहमद खान, इन सब चीजों के थॉट्स हम पढ़ेंगे इसमें। ओके, तो ये था हमारा पेपर 1। ओके, पेपर 1 का ये सेक्शन 1 था। अब हम देखेंगे सेक्शन 2। सेक्शन 2 जो कि आपका पूरा पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस से बेस्ड है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट्स। ओके, जिसमें हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सब चीजें। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें कैसे हमारे जनरल स्टडीज पेपर 1 से कनेक्टेड है। ठीक है, दूसरा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे हमारा संविधान बना है। ओके, कौन कौन सी वैल्यूज हमने ली हैं, किस किस कंट्रीज ने, किस किस कंट्रीज से हमने कौन कौन सी वैल्यूज ली हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे, जो कि आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 से रिलेटेड है। ओके, थर्ड है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, जिसमें हम देखेंगे
रोल ऑफ इंडियन यूनियन गवर्नमेंट, रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, रोल ऑफ नेशनल कमीशंस, ओके, देन रोल ऑफ फेडरलिज्म, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। सो जो हमारा बेसिकली सेक्शन सेकंड है पेपर फर्स्ट का, वो पूरा इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जो आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 कवर करेगा, जो कि हमारा टाइम सेविंग भी रहेगा। ओके, रिवीजन में हमारे जनरल स्टडीज पेपर 2 को भी पूरा कवर करेगा। ओके, अब हम बात करेंगे पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड जो कि पूरा इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। ओके, इसमें भी 2 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए, वो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। Okay, here we will compare the different parts or different global scenarios of politics, like US की फॉरेन पॉलिसी इंडिया से अलग कैसे है, और USSR बिफोर 1991 ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा उसकी क्या फॉरेन पॉलिसी थी। ओके, इंडिया ने जो नैम अपनाया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वो क्या रेलेवेंस रखता है आज के टाइम में। सो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है इसमें ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन की जो थियरी है वो रेनेसा के टाइम से शुरू हुई है, जब ट्रेड और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। ओके, और अगर हम अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन अभी तक 3 फेजेस में था। अब पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर के बाद ग्लोबलाइजेशन 4.0 आ जाएगा। 4.0, और ये आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जितने लोग 2021 में या 2022 में एग्जाम देने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये ग्लोबलाइजेशन 4.0 की काफी ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर हम देखें तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं कि ग्लोबल प्लस लोकलाइजेशन, ओके, उस चीज को हम जोड़ेंगे ग्लोबलाइजेशन 4.0 में। ओके, नेक्स्ट, अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब यहां पे भी हम अलग अलग थियरीज पढ़ेंगे, लाइक मार्क्सिस्ट थियरी, रियलिस्ट थियरी, ओके, देन लिबरलिज्म थियरी। ओके, ये सारी थियरीज हम देखेंगे। अब देयर आर सम की कॉन्सेप्ट्स अंडर इंटरनेशनल रिलेशंस, लाइक बैलेंस ऑफ पावर, ओके, कलेक्टिव सिक्योरिटी, ओके, देन सिस्टम थियरी, देन गेम थियरी। तो ये सारी चीजों को अगर जब हम समझेंगे, लाइक सपोज एग्जांपल बैलेंस ऑफ पावर, ये जो कॉन्सेप्ट आया है ये आया है 1815 वेना कन्वेंशन के बाद और वेना कॉन्सर्ट के बाद से, जब नेपोलियन को हरा दिया गया था बैटल ऑफ वाटरलू एंड लिप्जिग में। उसके बाद सभी जो उस टाइम के मिडिवल किंग्स और एम्परर थे, रोमन एम्पायर थी, उन्होंने एक कॉन्सर्ट किया था वेना कॉन्सर्ट 1815 में। तो वहां पे सभी कंट्रीज किसके अगेंस्ट में हो गए थे? नेपोलियन के अगेंस्ट में। और तब ये कॉन्सेप्ट आया बैलेंस ऑफ पावर, कि कोई भी अगर एक एग्रेसर कंट्री है उसके खिलाफ जो ग्रुप ऑफ पीपल्स खड़े होते हैं या ग्रुप ऑफ नेशंस खड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पावर। तो अब हम आज के टाइम में जब हम रेलेवेंस देखेंगे बैलेंस ऑफ पावर का, वो हम देखेंगे यूनाइटेड नेशंस के टर्म्स में। ओके, यूनाइटेड नेशंस के टर्म्स में।
कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी हमसे बात करता है ग्रुप ऑफ कंट्रीज लाइक यूनाइटेड नेशन, जिसको हम बोलते हैं समूह एक पूरा। ओके, तो यहां पे क्या है कि कोई भी अगर एक एग्रेसर नेशन है, सपोज चाइना, ओके, एंड चाइना इज डूइंग एग्रेसिव assertiveness इन साउथ चाइना सी, सो ऑल द नेशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड इन टर्म्स ऑफ इंडो पैसिफिक, लाइक इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, स्ट्रेटेजी बनाई ताकि कैसे काउंटर किया जाए चाइना को। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द एग्रेसर स्टेट। ओके, एंड देयर आर अदर थियरीज, सिस्टम थियरी विच टॉक्स अबाउट अ काइंड ऑफ पार्टी सिस्टम, ओके, अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट अप्रोचेस, ओके, and last is game theory which talks about the system as well as zero sum win-win approach in international relations, जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 ऑफ सेकेंड पेपर, ओके, ये पूरा आपका IR है, जनरल स्टडीज पेपर 2 का, जहां पे इंडिया एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडिया एंड वर्ल्ड रिलेशंस की बात होगी। सपोज इंडियाज बायलैटरल रिलेशंस, ओके, इंडियाज बायलैटरल रिलेशंस। सो इफ यू लुक एट द करंट सिनेरियो अंडर द करंट वर्ल्ड ऑर्डर, सो बायलैटरल रिलेशंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इंडियन पॉलिटिक्स। अब बायलैटरल रिलेशंस में भी सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा नेबरहुड, ओके, फॉर एग्जांपल साउथ एशिया, साउथ एशिया। सो इंडिया के रिलेशन साउथ एशिया के साथ कैसे हैं? लाइक नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ओके, तो जब हम नेबरहुड की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए साउथ एशिया, एंड जो बाकी अदर नेबर्स हैं जो साउथ एशिया के पार्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल चाइना, ओके, जो कि ईस्ट एशिया का पार्ट है, म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया। ओके, क्यों हमारे लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायलैटरल रिलेशन में? सी, चाइना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इमर्जिंग पावर है, ट्रेड होती है हमारी उससे, और एशिया की इमर्जिंग पावर है। ओके, दूसरी चीज म्यांमार इन टर्म्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया गेटवे, ओके, तो म्यांमार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है साउथ ईस्ट एशिया के लिए कि हमें आसियान के साथ रिलेशंस कैसे रखने हैं, और उसके लिए म्यांमार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लैंड बाउंड्री हो चाहे वो सी बाउंड्री हो। ओके, एंड लास्ट हमारे हैं नेबरहुड कंट्रीज। सी, इन दिस 21st century where China is applying a kind of aggressive approach towards India, okay, and China is also trying to engaging with all the Indian neighbors, okay, to diminish the importance of or to diminish the prominence of Indian region. Okay, that is why you can see that China has already established a kind of infrastructure approach in Nepal. China has taken Hambantota port from Sri Lanka. Okay, then China is also establishing its military base in Maldives. China is also taking a kind of infrastructural approach in Bangladesh in terms of Belt and Road Initiative, and China has already taken Pakistan in terms of neo-colonialism approach under the CPEC corridor, China-Pakistan Economic Corridor. Okay, and still recently US and Taliban peace deal. Now in terms of Afghanistan, we need to see India's relations with Taliban. Now how India is going to maintain its ties and friendly relations with
Taliban, because now Taliban is also a part of government after this US peace deal. Okay, so we will see all these things and we will connect all these things with our newspaper topics also. Okay, another topic is regionalism. Regionalism means different regions. Like for South Asia, SAARC is there. For Southeast Asia, ASEAN is there. For European Union is there. For Latin America, Mercosur is there. Okay, so all these things we will see the politics of regionalism also in this itself. Then after this post-pandemic world, the world order is going to change. So we need to understand the change of world order. The calculation of superpower. Okay, calculation of superpowers approach in the world. Okay, apart from all these things, we will discuss international organization and their relevance. Suppose like United Nations system, how India is taking a reformative approach under the United Nations Security Council, and recently India is also selected for Economic Council under the United Nations. Okay, so we will see the United Nations measure also. So ये था हमारा सिलेबस पॉलिटिकल साइंस एज ए ऑप्शनल का. अब हम बात करेंगे इसकी क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों इतने ज्यादा एस्पिरेंट्स पॉलिटिकल साइंस को लेते हैं. सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस आपका टाइम सेव करता है. इट सेव्स योर टाइम. हाउ? सी, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, it is related with general studies paper 1 and also some part of world history, जो कि हमारा जनरल स्टडीज पेपर 1 में कवर होता है. नेक्स्ट, जनरल स्टडीज पेपर 2, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस, ये सभी चीजें हमारी आ जाती हैं इस ऑप्शनल में. तो जो आपका प्रीलिम्स के बाद का 3 महीने का समय होता है, उसमें आपको ये हेल्प देगा जनरल स्टडीज पेपर 2 को रिवाइज करने में. थर्ड, जनरल स्टडीज पेपर 3. अगर हम जनरल स्टडीज पेपर 3 देखें तो इसमें एक सब्जेक्ट है इंटरनल सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंट, जो कि कुछ हद तक इन्वायरमेंट में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी में हेल्प देगा हमें. लाइक कश्मीर इशू, ओके, लाइक बॉर्डर इश्यूज, बॉर्डर मैनेजमेंट, जो कि हमारे आईआर के पार्ट है. लास्ट है जनरल स्टडीज पेपर 4, एथिक्स. जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पेपर में हम पढ़ेंगे थिंकर्स लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल, गांधीज व्यू. सो ये सब मॉरल थिंकर्स हमारा कवर कर लेंगे एथिक्स पार्ट. तो अगर हम देखें तो ये चारों जनरल स्टडीज पेपर में हमें हेल्प करता है, जिससे हमारा टाइम भी बचेगा रिवीजन में उन 3 महीनों में. ओके, लास्ट अगर हम देखें एस्से पोर्शन, एस्से पोर्शन में भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है पॉलिटिकल साइंस. सपोज इन 2017 एक क्वेश्चन आया था नैम के रेलिवेंस से, रेलिवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि हमारा आईआर एंड पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है. तो हम देख सकते हैं कि ये हमें कितना ज्यादा एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है. नेक्स्ट, ये हमें हेल्प करेगा न्यूज़पेपर रीडिंग में. पॉलिटिकल साइंस एज ए ऑप्शनल, it will give you a kind of deeper understanding regarding the Indian politics as well as world politics. So it will help you in understanding the newspaper micro areas as well. Okay, and last, interview session. जैसे कि इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं आपके पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं, तो ये आपको इंटरव्यू में भी हेल्प
करेगा। ओके, एंड लास्ट, आफ्टर क्लियरिंग द आईएएस, ये आपको आगे सर्विस में भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हेल्प करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं इसके कितने एडवांटेजेस हैं। इसीलिए इस सब्जेक्ट को हर साल मोर देन 60% ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स लेते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो बहुत सारे मिथ हैं। लोग बोलते हैं कि इसको कवर करने में बहुत टाइम लगता है, 5-6 महीने, 3 महीने में रिवीजन नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अगर हम कंसाइज अंडरस्टैंडिंग के साथ सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट के हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो वो हमें टाइम पे हम कंप्लीट भी कर सकते हैं। ओके, एंड ये हमें रिवीजन में भी काफी इजी रहेगा। ठीक है, तो जैसा कि इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए 3 to 3.5 मंथ्स लगते ही हैं, बट इसके साथ मैंने आपको बताया क्या इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर, क्लास नोट्स एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे इंपॉर्टेंट गाइड होती है पॉलिटिकल साइंस के लिए, क्योंकि लास्ट में हमारी राइटिंग स्किल्स ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सबने वही मार्क्सिज्म पढ़ा होगा, सबने वही गांधी पढ़ा होगा, सबने वही अंबेडकर पढ़ा होगा। डिफरेंस नंबर का कहां पे आता है? जो उन 3 घंटों में अपना एक अच्छा प्रेजेंटेशन अपनी उस आंसर राइटिंग कॉपी में देता है, वहीं पे मार्क्स का डिफरेंस बन जाता है। ठीक है, तो ये था पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का पूरा ओवरऑल आउटलुक। ओके, एंड फॉर एग्जांपल लास्टली हम इन चीजों को कैसे, बहुत चीजें होती हैं, लोग बोलते हैं कि हमें इसमें मगअप करना होता है, तो मगअप करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है पॉल साइंस को। इट इज टोटली बेस्ड ऑन योर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशंस। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस which started from Treaty of Westphalia in 1848. Okay, after this treaty, modern state system comes into the power. Okay, that means new kind of state, democratic states. Then after that, the big event was unification of Germany and Italy, which changed the power politics since 1871. Okay, then after that, big event was in international politics was First World War, 1914 to 1919, Treaty of Versailles. Okay, then this First World War changed the international politics into the theory of idealism. This idealism principle was propagated by Woodrow Wilson, former president of United States. Okay, and on the basis of idealism, he propagated new kind of organization that is known as League of Nations in 1919. League of Nations. Then after this League of Nations, okay, it could not stop the Second World War and Nazism and fascism. Okay, so failure of League of Nations, and this failure resulted into the Second World War in 1939 to 1945. Okay, then after this Second World War changed total international politics. It led into the bipolar world order. Bipolar world order in 1945. Okay, that means 2 superpowers, bipolar, US and USSR, and it led to the birth of United Nations Organization, UNO.
in 1945. Okay, and after this bipolar world order was contesting for power, and it led into the emergence of Cold War era from 1947 to 1991. Okay, and after this Cold War era, again world order was changed after the disintegration of USSR. In 1991, and this led to the formation of unipolar world order. Unipolar means only one superpower, that is United States. And during the 1990s, there was another kind of global concern that is known as terrorism, which emerged after the mid 1980s. Okay, and this terrorism becomes one of the global concerns in 21st century. So in 21st century, after the 9/11 attack on US by Al-Qaeda, it changed the world order into multipolar order, where small superpowers are there, and it led to the emergence of China, Japan, India, okay, as well as other nations. And finally, in 2016, a new era was formed that is known as post-truth. What is this post-truth? Post-truth means the world based on emotions, okay, not on facts. And this post-truth era started with the Trump regime, which again changed the power politics. Okay, and now this ongoing pandemic in 2020 is going to change another world scenario after this pandemic world. So we can see there are so many events that we have already stated here. Okay, कि कैसे इन सभी इवेंट्स ने आईआर और पॉलिटिकल साइंस को टाइम टू टाइम रिन्यू किया है और ऑल्टर किया है. सो हम ये सभी चीजें इसमें देखेंगे. ओके, सो ये था पूरा हमारा एक फ्रेमवर्क चार्ट पॉलिटिकल साइंस का, कैसे हमें पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. ओके, सो थैंक यू सो मच. थैंक यू.